अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जियो गुजरात के इस बहुत ही ख़ास पॉडकास्ट के एपिसोड 3 में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं अंसारी आसिमा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हर इंसानी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम है। हम सब हमेशा से ये समझना चाहते हैं कि हम हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से उसमें एक बेहतरीन बैलेंस बना सकें। ख़ास तौर से जब हम एक मुस्लिम वुमन हो तब तो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि एक रोल मॉडल भी है उन सब के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस और प्रोफेशनल एक्सेलेंस बनाना चाहते हो। हमारी गेस्ट मिस उमामा अंसारी जो कि एक हाईली रिस्पेक्टेड एजुकेटर है, एक प्रिंसिपल है और पेरेंटिंग वर्कशॉप फैसिलिटेटर भी हैं, जिन्हें अपने काम में अपने मिसाल से हर दिन एक नए स्टैंडर्ड सेट करते हुए देखा गया है। उन्होंने आज हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और स्ट्रेटजीज़ शेयर करने के लिए वक्त निकाला है जो कि उन्होंने अपनी इस ज़िंदगी में सीखा है। तो दोस्तों, हमारे गेस्ट के पास ऐसे इंसाइट्स हैं जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हो सकते हैं। चाहे आप प्रोफेशनल एक्सेलेंस चाहते हो या आप अपने फैमिली के साथ बेहतरीन वक्त गुजारना चाहते हो या फिर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, हर चीज़ के लिए हमारे गेस्ट के पास बहुत ही ज़्यादा मुफीद इंसाइट्स हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो हम उमामा मैम का हमारे पॉडकास्ट में इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से बहुत अच्छे हैं एंड बहुत बहुत जज़ाकल्लाह कि आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मैंने जो सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप एक प्रिंसिपल हैं, एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं और एक डेडिकेटेड मदर भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों ही रोल्स काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है इन सारे ही रोल्स को अंजाम देने में। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके दिन की प्लानिंग कैसे होती है? आप किस तरह से इन तीनों रोल्स को मैनेज करते हुए एक अपनी लाइफ को अच्छे से आप प्लान आउट किस तरह से करती है? जैसे आपने कहा ना, ये जो एज अ वुमेन जो हमारा इस्लाम में या सोसाइटी में जो रोल है वो हर एंगल से डिमांडिंग है। हर रोल जो हम प्ले कर रहे हैं वो इरिप्लेसेबल रोल है। अगर वो वाइफ का है तो इट इज़ इरिप्लेसेबल, अगर वो मदर का है तो इट इज़ इरिप्लेसेबल, वो एक बेटी का भी है तो इरिप्लेसेबल, एंड ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट तो हम चाहते ही हैं कि हम इरिप्लेसेबल बने। सो बहुत डिमांडिंग तरीके से हमको उस चीज़ को सफाइस करना है। जैसे कि आपने कहा कैसे दिन की शुरुआत होती है, तो मेरे दिन की शुरुआत एक दिन पहले ही हो जाती है। दैट मीन्स कि जो अगला दिन है उसकी प्लानिंग मुझे एक दिन पहले करनी रहती है। सो सेटिंग रूटीन इज़ माई फर्स्ट की, कि मेरे रूटीन्स बहुत सेट होते हैं। जी। टाइम गिवन फॉर एवरीथिंग। तो मुझे पता है मुझे इतने बजे उठ के इतने बजे से इतने बजे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे ये करना है। तो इट इज़ नॉट के उठे हैं होगा फिर उसके ऊपर नेक्स्ट चीज़ डिसाइड होगी। नो, वो टारगेट मेंटली सेट होता है कि बिटवीन दिस टाइम टू दिस टाइम। अब उसको अचीव करने के लिए अगर मुझे प्रिपरेशन कुछ करनी है सो दैट इज़ डन इन द इवनिंग और एट द नाइट, बिकॉज आई फील अगर वो प्रिपेयर्डनेस के साथ हम सोते हैं तो वी गेट पीसफुल माइंड। एग्जैक्टली। सो वो इन एडवांस प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी। एंड जैसे मैंने कहा कि कहीं भी रिप्लेसेबल नहीं है हम, तो वीकली प्लान्स ऑल्सो आर माई सेट। तो एज एन हाउसवाइफ कह ले या एज अ मदर कह ले, मेरा वीक भी उसी तरीके से प्लान होता है कि देयर आर माई किड्स आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो वो बच्चों की प्रायोरिटी को रखते हुए देन आई प्लान माई शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्स बच्चों के अगर चल रहे हैं तो आई विल नॉट टेक अप एनीथिंग चैलेंजिंग ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट। आई विल नॉट टेक अप एनीथिंग जो टाइम कंज्यूमिंग होगा ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट। So another thing that I maintain is I prioritize my priorities. लोगों का होता है कि हमारा ये शेड्यूल है, इसमें हमको क्या प्रायोरिटीज़ है हम उसको करें, बट मेरा होता है मेरी जो प्रायोरिटी है मैं उसको शेड्यूल करती हूँ। राइट। सो ये थोड़ा सा मेरा एंगल चेंज होता है कि मैं शेड्यूल में प्रायोरिटी नहीं करती हूँ, मैं प्रायोरिटी के हिसाब से ही शेड्यूल्स बनाती हूँ। उसमें कहीं चेंजेस आते हैं तो वो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये जब इंटरेक्शन था, आई टोल्ड यू कि 12th के बच्चों की प्रायोरिटी में मुझे लगा कि देयर इज़ अ क्लैश इन प्रायोरिटी, कि उनको मेरी ज़रूरत है बट हियर आई हैव अ कमिटमेंट। सो आई ट्राइड अ मिडिल वे। सो वो ओवरवेलमिंग सिचुएशन आती है वेरिन हम डिलेमा में होते हैं, यहाँ जाए कि वहाँ जाए। लेकिन अगर हम एक दिन एडवांस एंड वीकली प्लानिंग्स फॉलो करेंगे
तो वो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। जैसे कि हम लोग ये पढ़ते रहते हैं हमेशा, और हमने हमेशा से ही सीखा है कि इस्लाम जो है ना वो एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, मतलब ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के लिए आपको इस्लाम गाइड करता है। तो आपकी ज़िंदगी में इस्लाम प्रिंसिपल्स का क्या रोल रहा है, स्पेशली जैसे अभी आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की, आपने रिलेशनशिप्स की बात की, तो इन सब में इस्लामिक प्रिंसिपल्स का क्या रोल रहा है? इस्लामिक प्रिंसिपल वर ऑलवेज बेस ऑफ माई डिसीजन। मेरा हर डिसीजन मेकिंग जो अल्लाह ताला ने जो हमें रास्ता बताया है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोफेशन सिलेक्शन है या प्रोफेशनल डिसीजंस हैं, उसमें भी आई मेक श्योर दैट व्हाट अल्लाह सुब्हाना ताला वांट्स मी टू डू एट दिस पर्टिकुलर टाइम, वो मुझे करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े डिलेमास लाइफ में आए, वेरी करियर पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होते हैं और उसी वक्त पर्सनल लाइफ पे यू आर एट सम पॉइंट। उस वक्त चूजिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम पर्सनल उसमें जाए, और उस वक्त मटीरियलिस्टिक अट्रैक्शंस इतने आते हैं ना कि हम उस चीज़ में अगर वहाँ हमने गलत कदम रख लिया तो फिर थिंग्स गो इन अपोजिट डायरेक्शन। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह विथ फैमिली सपोर्ट एंड गाइडेंस एंड मेरे जो मेंटर्स थे उनसे बात करते वक्त, तो एनी टाइम जब आपके पास डिलेमा हो, इस्लाम की तरफ जाओ कि व्हाट अल्लाह वांट्स अस टू डू एट दिस टाइम शुड बी डन। जैसे कि कई बार आया कि फैमिली शुड बी दी प्रायोरिटी, और मेरा ये बहुत क्लियर था कि मेरी प्रायोरिटी इज़ माई फैमिली फर्स्ट, क्योंकि वही अल्लाह ताला भी चाहते हैं। मैं कहीं और किसी और को दूसरा प्रिंसिपल मिल जाएगा लेकिन दूसरी माँ नहीं मिलेगी बच्चों को, राइट? सो हम सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं लेकिन हमें सेल्फिश नहीं होना है। तो हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए हमारा रोल क्या है, सबसे पहला रोल क्या है। तो जब बच्चे नहीं थे तो माय रोल वाज लुकिंग आफ्टर माय हस्बैंड फर्स्ट। तो जब डिसीजंस होते थे उस वक्त वो प्रायोरिटी थे। जब बच्चे आ गए तो देन बच्चे इस्लामिक, उस पर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ज़्यादा है। फिर सेकेंड प्रायोरिटी बिकम्स फैमिली, देन बिकम्स द एक्सटेंडेड फैमिली एंड देन मी। नाउ व्हेन यू बाइफरकेट टाइम एंड सेट लिमिट्स, एक लिमिट रखना बहुत जरूरी है, बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेस्ट टाइम कहीं नहीं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह के। थिंग्स जो करनी है वो करनी है, लेकिन जहाँ चल सकता है वहाँ हमको चलाना है। डेलीगेशन ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि हर काम मैं ही करूं। थिंग्स जो डेलीगेट हो सकती हैं, आउटसोर्सिंग जो हो सकता है, इट शुड बी डन। एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला की मर्जी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को, डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट अल्लाह वांट्स अस टू डू। एग्जैक्टली। तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है कि अल्लाह ताला की मर्जी है तो हमारे लिए इजी हो गया अभी। अब मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शंस इतने आते हैं ना कि वहाँ वो गाइडेंस रखना जरूरी होता है। एग्जैक्टली। जैसे हम मुस्लिम औरतों की बात करें या हम नॉर्मल किसी भी औरत की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि वो जब अपने करियर पे फोकस करती है तो वो अपनी फैमिली को मैनेज नहीं कर पाती। तो फैमिली और करियर दोनों को बैलेंस करने के लिए ना बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं उनकी लाइफ में। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस चीज़ को बैलेंस करने में क्या आता है, और उसको फिर किस तरह से हमें ओवरकम करना चाहिए? सेटिंग बाउंड्रीज नहीं करते हैं लोग जी। हमारी बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, दैट काम के वक्त और जगह पर काम, फैमिली की वक्त और जगह पर फैमिली। सो अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि आप अगर एक ऐसी पोजीशन पे हो तो ऑब्वियसली 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा, लेकिन आपके आसपास काम करने वालों को ये बहुत क्लियर हो दैट यू आर अवेलेबल 24/7 बट इन सर्टन कंडीशंस wherein nobody else can be approached. So वो बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट। उसमें ये खतरे रहते हैं या ऐसा लगता है कि अगर हम अवेलेबिलिटी नहीं दिखाएंगे तो वो चांस कहीं और चला जाएगा। लेकिन ऑन अ लार्जर फ्रंट, क्योंकि हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमारा बाकी चीज़ें मैनेज नहीं होती है और वो गिल्ट के साथ हम कंटिन्यूस काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस। जी। सो ये एक सर्कल जैसी चीज़ है। आप उसको करोगे तो दूसरी चीज़ इफेक्ट करेगी, दूसरी करोगे तो तीसरी इफेक्ट करेगी। तो ऑन स्मॉल लेवल्स वो चीज़ों को जाने दे करके आपके अगर रूटीन सेट है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक ये ठीक है, उसके अलावा देन नो, इमरजेंसीज आई एम अवेलेबल, इमरजेंसीज नहीं है तो वी कैन शेड्यूल इट टू द नेक्स्ट वो।
जैसे मैं मल्टीपल जगह पर काम करती हूँ तो एवरीबडी ट्राइज कि आपको यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, बट देन इट्स सेड कि योर टाइमिंग इज दिस, नाउ इन दिस टाइम अपन हर चीज़ को कर सकते हैं इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, इन केसेस ऑफ प्रायोरिटी कि भाई वो नहीं हो सकती है, हम करेंगे तो पॉसिबल है, अदरवाइज सेट दोज रूटीन. सो यस, मैनेजिंग दैट, सेटिंग बाउंड्रीज एट वर्क प्लेस ऑल्सो एंड सिमिलरली ऑन फैमिलीज ऑल्सो. सही है. हाँ. कि फैमिली ऑल्सो नोज कि भाई ये टाइम इनका है, यू कैन नॉट डिस्टर्ब. प्रोफेशनल टाइम है तो अगर हम उनको disturb उसके लिए पीछे सब प्रिपेयर करके रखें कि उनको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और जरूरत पड़ती है तो कैसे मैनेज करना है, वो भी हमें फैमिली को पता होना चाहिए. तो ऑन बोथ फ्रंट सेटिंग बाउंड्रीज कि व्हेन आई एम वर्किंग एंड व्हेन आई एम एट होम, आई एम एट होम. जैसे कि हमने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें बहुत सारे हमारे पास रोल मॉडल्स आते हैं. हज़रत खदीजा है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला है. तो इन लोगों ने भी अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है. इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन हमें इनसे मिलता है. तो आपके लिए कौन इनमें से कौन रोल मॉडल है, या आपने इन लोगों की सीरत में से क्या सीखा है? जो भी मेरे डिसीजंस हैं, लाइक दोनों ही रोल मॉडल्स बहुत बेहतरीन हैं. एक एंटरप्रेन्योर रही हैं अपने ज़माने की टॉप मोस्ट, और दूसरी पॉलिटिशियन एंड अ गुड सपोर्ट सिस्टम रही हैं जी. एंड अमाउंट ऑफ नॉलेज जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास था वो तो किसी के मुकाबिल है ही नहीं. तो वो चीज़ों को देखते हुए अगर पूरी लाइफ में करें तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं उनसे करी हूँ. एक तो सीकिंग व्हाट अल्लाह वांट्स अस टू डू. जो मेरा डिसीजन मेकिंग थे वो इनिशियल स्टेजेस पे मैंने भी वो गलतियाँ की कि उसको दिल से ना सोचकर दिमाग से डिसीजंस लेना, है ना. तो वो एक एस्पेक्ट मैंने उन लोगों की लाइफ से सीखा है कि मोर देन हेड, हार्ट शुड बी योर गाइडिंग मीटर. दूसरा, योर फैमिली का आपका यू हैव टू बी बैकबोन ऑफ योर फैमिली. जैसे हज़रत आयशा वाज द बैकबोन. वो माहौल घर में बना के रखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिलता था, तो ही यूज्ड टू कम बैक फॉर दैट कंफर्ट. वो हिम्मत के लिए घर पर आना. तो प्रोफेशनली बहुत एक्टिव होने के बावजूद घर पर वो सुकून और वो एनवायरनमेंट मैनेज करना इज समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ देम कि भाई ये होना चाहिए. तीसरी चीज़ जो मैंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लाइफ से सीखी है वो ये है कि हमारा जो एम है इट हैज़ टू बी बियॉन्ड मी. सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए. सो तो जो पर्पस है वो ये है तो सही, अचीवमेंट है, लेकिन इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ लार्जर लेवल. ब्रॉडर विजन होना चाहिए और उसके फायदे लोगों को होना चाहिए. सो हम काम करें, इस तरीके से काम करें कि उसको लोगों तक पहुंचा सकें. तो ये चीज़, ये 3 थिंग्स आई ऑलवेज कीप इन माइंड कि इट हैज़ टू, आई हैव टू बी follow my role model in keeping my family in such a space ke they come here for their support and guidance, be it husband ho ya bacche ho, and professionally ऐसा काम करें कि on a larger perspective it is affecting people and people are benefiting from it, ताकि वो सवाब जारिया भी बने. मैम, जैसे अभी आपने बात की कि फैमिली में भी हमें कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी और प्रोफेशनली भी हमें बहुत सारी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी. तो मैम, इससे रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं, या मतलब उसको हम किस तरह से, अगर हम बाउंड्री सेट करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे पास? या ये है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है जी. आई वुड नॉट डिनाई कि ये बहुत ईजिली अचीवेबल चीज़ नहीं है जी. इसमें इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन फैमिली, एंड बहुत सारे रिलेशनशिप्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, लेकिन वो एक कीमत है जो हमको चुकानी पड़ती है ना. तो हमारे लिए, हमारे दिमाग जहन में ये पहले क्लियर हो कि कौन सी रिलेशनशिप्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं एंड उनको किस हद तक केटर करना है जी. राइट. फिर उस हिसाब से हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें जी. मैं नहीं हूँ एक्सटेंडेड फैमिली की कांटेक्ट में, बट मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ when they need me. If they need me, okay. है ना. So I might not attend सारे marriage functions, but if they need me in their any urgent situations, I am available. ये बहुत clear है. Relationships disturb होते हैं, but it takes years. It takes years. ये क्यों हो रहा है? Because as mothers हमने वो culture नहीं डाला है. हम सबको एक साथ भी नहीं खुश रख सकते. तो वो culture difference की वजह से वो होता है. तो अगर 2 working women वाले घर होंगे, वहाँ वो issues नहीं आएंगे, because वो सारे used to हैं कि working ladies कैसे
रहती हैं जी लेकिन कहीं एक जगह वर्किंग लेडी कहीं पूरे खानदान में नहीं है एंड इफ यू गेट इन वहाँ इश्यूज बढ़ जाएंगे। जी तो ये इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, लेकिन वो हर सिनेरियो में हमको अपना पाथ तो पेव करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली मतलब स्टार्टिंग में तो अगर कोई इनिशियल अभी स्टेज पर है उसको प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ वो आएगी बट यू विल सेल थ्रू। और आपको ये दिमाग में रखना है कि आप पीछे वालों के लिए कोई चीज बनाकर जा रहे हैं। Exactly, उसका रिजल्ट आपको अभी नहीं दिखेगा। जैसे हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत काम किया लेकिन वो उस एस्पेक्ट को देख नहीं पाई जो हमने फिर विक्ट्रीज वगैरह देखी हमने। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे उसमें तो ये है नहीं तो मैं करती गई, लेकिन हम अब याद कर रहे हैं उसको। तो यस हमको करना है, उसके फायदे पीछे दिखाई देंगे हमको। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको अभी जो करना है वो करना है। तो पीछे आने वाले अल्हम्दुलिल्लाह आपको उस चीज़ के लिए याद करेंगे। मैम अगर हम हमारी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे ना वर्किंग वुमेन को एक बहुत ही गलत परसेप्शन से देखा जाता है। तो आपने उस चीज़ को कैसे यानी मैनेज किया, और हम अगर ये परसेप्शन बदलना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? सी वो 100% गलत नहीं है इन देयर परसेप्शन। वो तो हम समझते हैं, सोसाइटी थिंक्स दैट वो गलत है। सोसाइटी का परसेप्शन भी 100% गलत नहीं है। जी जी क्योंकि दोनों तरीके की औरतें अवेलेबल हैं। इसमें हमारी नीयत क्या है काम करने की, वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। एक बहुत बड़ा तबका औरतों का ऐसा है जो इसको लिबरलिज्म के नाम की वजह से वर्किंग उसमें गया है। हाँ। तो उनकी नियतें अलग हैं। Exactly. आप समझ रहे हैं? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे दे हैव गॉट इनटू प्रोफेशन और जो बेसिक रोल ऑफ वुमेन है उसको निग्लेक्ट किया है। हाँ। सो उन लोगों की वजह से ये परसेप्शंस बने हैं। Exactly. तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी उसको हर किसी को एक ही एंगल से देखने लगती है, बट आई थिंक इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो हम जितने भी बच्चियां हैं जो प्रोफेशनली एक्टिव हैं उनको अगर अवेयर कर दें दैट योर वन डिसीजन विल हैव इम्पैक्ट ऑन सेवरल, वो उस हिसाब से अगर वो अपने प्रोफेशनल करियर्स को देखेंगी तो धीरे धीरे सोसाइटी का पर्सपेक्टिव चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाने को लेकर के भी एक बहुत परसेप्शन ये था कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है क्योंकि उनको कमाना नहीं है। वेरी ब्रॉडली इट वाज एसोसिएटेड। तो वो बहुत सालों के बाद ये चीज़ अब जाकर के लोगों के दिमाग में आई है कि पढ़ाना इज़ इम्पॉर्टेंट इर्रिस्पेक्टिव कि उनको बाहर जाके उस स्किल को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं। उनको अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए भी अवेयर होना, एडुकेटेड होना ज़रूरी है ना? तो ये चेंज आने में अभी बहुत टाइम लग रहा है। तो कांस्टेंट इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ, मदर्स के साथ, फादर्स के साथ ऑन डिफरेंट लेवल अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं और वो मेरे ख्याल से दुगनी हमको कर देनी चाहिए जी, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि इट इज़ जिस तरीके से वो चीज़ों को लिया जाता है वो उसका दूसरा रुख भी है, दूसरा एस्पेक्ट भी है और उसको कंसिडर करते हुए सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए तो इंशाल्लाह होगा। लेकिन यस वो अवेयरनेस एक्टिविटीज एंड काउंसलिंग बहुत हद तक हमको स्पेशली मेल्स ऑफ द फैमिली, बॉयज ऑफ द फैमिली जी, जैसे कि आपने मतलब ये एग्जाम्पल से समझाया कि गर्ल्स एजुकेशन को पहले इम्पोर्टेंस नहीं देते थे बट अभी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है, गर्ल्स भी एजुकेशन ले रही हैं। तो सेम ऐसा ही वर्किंग वुमेन के साथ भी होगा कि अभी उसको गलत समझा जा रहा है बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह they will take it as a positive। जैसे आपने बहुत सारे पेरेंटिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं तो मैम आज के ज़माने में ना ये टेक्नोलॉजी और पीयर प्रेशर का बहुत ही गलत असर है हमारे बच्चों पे, तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे? हर एज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आती हैं, उसको कोप अप करना पेरेंट्स के हाथ में ही होता है जी। अब जैसे पहले टीवी हुआ करता था उस पे पेरेंटल कंट्रोल था, राइट? सो वो उतना डैमेजिंग नहीं था, डैमेजिंग वो भी था लेकिन क्योंकि उस पे पेरेंट वर अवेयर। अभी ज़्यादा मसला जो बच्चों पे है वो टेक्नोलॉजी का पेरेंट्स की वजह से है बिकॉज पेरेंट्स खुद इतने गफलत में हैं, दे देमसेल्व्स आर एडिक्टेड टू दैट एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन आर एडिक्टेड,
है ना। तो ये मुझे जब भी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज बच्चों के रिलेटेड आते हैं, मैं बोलती हूँ वो मसला बच्चों का है ही नहीं, पेरेंट्स का इट इज पेरेंट्स इशू। तो वी नीड टू वर्क ऑन पेरेंट्स रिगार्डिंग गुड यूज और पॉजिटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो नहीं हो रहा है। सो बच्चों को जरूरत है ही नहीं, वो 1 साल के बच्चे को फोन बच्चा नहीं ले रहा है, हम दे रहे हैं। वो हमें देख रहा है कि हम सारा दिन फोन वो देख रहा, मैं देखती हूँ 3 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, उसको माएँ दिखा रही हैं, फादर्स दिखा रहे हैं, हमने किया है। सो वी आर द कल्प्रिट, बच्चे तो है ही नहीं। तो पेरेंट्स को अपने हैबिट्स में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। पेरेंट्स को ही 360 डिग्री चेंज लाना है टेक्नोलॉजी को लेकर के, मैं कहूंगी, क्योंकि उसका बच्चे को टेक्नोलॉजी से आप दूर रख ही नहीं सकोगे, एंड वो रहेंगे तो पीछे रहेंगे, लेकिन उसका जुडिशियस यूज सिखाना पेरेंट के हाथ में। जब पेरेंट खुद ही नहीं कर पा रहा है तो बच्चे को क्या सिखाएगा? एग्जैक्टली। तो ये पेरेंट का मसला है। इंस्टाग्राम उनके सामने स्क्रॉल करेंगे तो वो भी एग्जैक्टली वही करने वाले हैं, उसके अलावा कुछ मालूम ही नहीं है। अब जब गार्डन्स में जाते हैं तो वो बच्चों को छोड़ के वो खुद फोन में होते हैं। इफ दे आर गोइंग फॉर अ स्कूल मीटिंग ऑल्सो, बच्चों को छोड़कर वो फोन में होते हैं। सो ये पेरेंट का इशू है, ये बच्चे का इशू है ही नहीं। पीयर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने मुझे कहा, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी पेरेंटिंग स्टाइल रिस्पॉन्सिबल होती है। हम जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको कांस्टेंट कंपैरिजन करते हैं, राइट, कि देखो ये है इसके जैसा होना है, ये है इसके जैसा होना। कभी भी उसको अपने आप को रिफ्लेक्ट करके अपने आप में तरक्की लाने के लिए नहीं कहते हैं। आप समझे? मतलब बच्चे की आइडेंटिटी खुद की खत्म हो जाती है। हाँ, उसकी खुद की आइडेंटिटी होती ही नहीं, उसको हमेशा कॉपी करना सिखाया जाता है। तो वो जब कॉपी करना सिखाया जाता है तो वो हमेशा बाहर देखता है आइडियल चीजें, एक्सटर्नल वैलिडेशन देता है। इंटरनल वैलिडेशन तो है ही नहीं। इंटरनल वैलिडेशन तो वो खुद भी अपने आप को सोच ही नहीं पा रहा है। प्लस पेरेंट्स से जो इमीडिएट वैलिडेशन वाले लोग होते हैं वो कांस्टेंट कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन की वजह से ये एक्सेप्टेंस नहीं है जी। पेरेंट्स बच्चे को जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट द चाइल्ड एज इट इज फ्रॉम अ वेरी यंग एज, उसमें हमेशा चेंजेस लाने की कोशिश, तुम ये करोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, गुड बॉय हो गया अगर तुम ये करोगे। सो देयर आर कंडीशंस अप्लाइड, राइट। तो जब वो उनका जब वो सर्कल माँ बाप को हट के पीयर में जाता है तो वो कंडीशन है। तो माँ बाप की जगह पीयर्स ने ले ली है। कंडीशनल लव नहीं हमें देना है बच्चों को। यस, इट हैज टू बी अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि ओके यू लाइक इट दैट वे, डू इट। ठीक है, एग्जैक्टली। तो फिर वो फ्रेंड्स को नहीं बोलेंगे। फिर वो फ्रेंड्स का अप्रूवल उनको नहीं चाहिए। बचपन में कंपैरिजन होता है ना, तो वो बड़े होके पीयर प्रेशर हो जाता है। एक्सेप्टेंस, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुमको एक्सेप्ट, मदर्स का, फादर्स का, तुम ये करो तो तुमको ये, तुम ये करो तो तुमको ये, मैं तुमको प्यार करूंगा, तुम ये करो तो मैं, एक कंडीशनल चीजें होती है। तो जब ये जगह फ्रेंड्स ले लेते हैं तो फ्रेंड्स भी, तू ये करेगा ना तो तू हमारे साथ, तू ये नहीं करेगा तो तू हमारे साथ नहीं। बच्चे को ये मेक श्योर होना चाहिए कि अगर मैं एग्जाम में पास होता हूँ या मैं एग्जाम में पास नहीं होता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हूँ। मेरा बिहेवियर एक्सेप्टेड और नॉन एक्सेप्टेड है, मैं नहीं। एग्जैक्टली, आप समझे? वो डिफरेंस पेरेंट्स को नहीं समझ आता। टैग हम लोग दे देते हैं ना, वो नहीं हमें। यस मैम, अभी हम लोग जैसे पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो और इससे पहले हमने बात की कि इस्लाम कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है हर चीज़ के लिए। तो इस्लाम के वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसका वो बेस बनते हैं? इस्लामिक पेरेंटिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोली जाती है वो ये है कि बच्चे को 6-7 साल तक उसको सीने से लगा के रखो। उसके लिए कोई और चीज़ नहीं है इम्पॉर्टेंट आपके लिए। उसको सिर्फ सीने से लगाने का मतलब ये है कि उसको बहुत प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, फिजिकल काइंड ऑफ अटेंशन और इमोशनल अटैचमेंट। उसके बाद थोड़ा आपको सख्ती भी देनी है, फिर थोड़ा सा उसमें मदर और फादर के रोल डिफरेंट है। बट ये जो क्रूशियल स्टेज है 0 to 6 या 7 ईयर्स की, जिसमें बच्चे को टोटल अफेक्शन और अटेंशन मिलना चाहिए, हम वहाँ गड़बड़ कर देते हैं। वहाँ अब देखें आप तो 2.5 साल के बच्चे को लोग रुला के स्कूल भेजते हैं, नर्सरी एंड जूनियर केजी। वो ये समझते ही नहीं है कि इट्स अ वेरी बेसिक ह्यूमन नीड टू फील सिक्योर। एग्जैक्टली। तो मैं जहाँ स्कूल्स में होती हूँ, मैं वहाँ रोता हुआ बच्चा स्कूल में छोड़ना अलाउ नहीं करती।
क्योंकि बहुत सारी स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि बच्चे जिन्होंने बचपन में माँ बाप से बिछड़ने के इंसिडेंसेस देखे हैं वो बड़े होकर कॉन्फिडेंट नहीं बनते हैं, वो बड़े होकर अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं करते हैं। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि टॉयलेट ट्रेनिंग हमको बहुत माइनर सी चीज़ लगती है, लोग डाइपर पहना के बच्चों को दे देते हैं, बट यू वोंट बिलीव टॉयलेट ट्रेनिंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपिंग अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। ओके, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट, वो बहुत बेसिक फिजिकल फीचर है exactly. जो बच्चे के कंट्रोल में आता है, तो उसको पता चलता है कि नाउ आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई ओन बॉडी, तब तक वो पेरेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो इफ दैट यू डोंट डू इन अ प्रॉपर वे, या उसमें आपने उसको शेमिंग कर दी, इट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द टीनेज कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड। एग्जैक्टली, बिकॉज वो इनग्रेन्ड हो जाता है बच्चे के उसमें। अब वो हर कोई साइकोलॉजी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ता, लेकिन अगर आपने इस्लाम अच्छे से पढ़ रखा है और आपको बोला गया है कि आपको बहुत अच्छे से प्यार से सीने से लगा के बच्चे को रखना है, तो फिर उसकी हर हरकत को आपको बर्दाश्त करना है, उसको एक्सेप्ट करना। अगर वो नहीं रेडी है जाने के लिए तो क्यों जबरदस्ती करना। हाँ, अभी हम जबरदस्ती कर रहे हैं, फिर कोई बाहर वाला उससे जबरदस्ती चीजें करवाता है, वो हमें पसंद नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, तो बच्चे के लिए तो वो सेम ही है ना, सेम ही है, घर पे भी जबरदस्ती हो रही है, बाहर भी हो रही है, तो फिर उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो मेरे बच्चा अगर मुझे ट्रस्ट नहीं करता कि मम्मी को झूठ बोल कर जाते हैं पेरेंट्स, मैं आ जाऊंगा, फिर नहीं आते हैं, हाँ राइट, क्या है ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो एक वाकया भी, पेरेंट्स कैजुअल है इसको लेकर, उनको इसकी सीवियरिटी ही नहीं समझ आती जी। तो जब आप बच्चे को इमोशनली इतना फ्रजाइल सिचुएशन में रखकर उसको डिसाइड ही नहीं करोगे, तो वो आप पे ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा, वो वैसी ही पर्सनालिटी बनेगा जिसपे आप ट्रस्ट, फिर बोलते आप झूठ क्यों बोल रहे हो। हाँ, उसने तो वो बचपन से देखा है बच्चे ने कि अपना काम निकालने के लिए ये बोल देना है, तो बोल दिया है, आप समझे। तो हमारा रवैया बच्चों की तरफ बहुत बारीकी से होना चाहिए, उसको हमें बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। रूटीन सेट करना, रोल मॉडल होना, पहले खुद वो चीज करना जो बच्चे से एक्सपेक्ट करें। बोलने से बच्चे नहीं करते हैं, देखने से करते हैं। सो इफ यू से कि पढ़ो, आप खुद भी पढ़ो, एग्जैक्टली। तो यू वोंट बिलीव, मैं स्कूल्स में पेरेंट्स को बोलती हूँ आपको नहीं पढ़ना, आप मत पढ़ो, आप बैठ के एक्टिंग करना। मैं मेरे पेरेंट्स ऐसा लगे कि आप पढ़ रहे हो, मैं मेरे पेरेंट्स की जब इंटरव्यूज लेती हूँ, मैं बोलती हूँ आपको कुछ नहीं करना है, रात को 10 मिनट सिर्फ आप दोनों बुक लेके कोई भी बैठ जाना करना, उसके सामने सिर्फ एक्टिंग करना, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। हो सके तो पढ़ो, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको नॉर्मल लगना चाहिए कि हमको बैठ के पढ़ना है, राइट। तो मैंने वो सभी टेक्निक भी निकाली, बच्चों को बनाना पड़ रहा है थोड़ा उल्लू, क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं उसकी बारीकी को। तो यस, आप करोगे तो वो ऑब्वियसली उसको इमिटेट करेंगे बच्चे। 0 to 6 और 7 years बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, हमें सपोर्ट की इमोशनल, एंड हर बच्चा अलग अलग स्टेजेस पे उसको यू नो इमोशनली डेवलप होता है। तो मैम ये जो कॉन्सेप्ट है नर्सरी, जूनियर, सीनियर, केजी का, आप इससे क्या मतलब अग्री? आई एम पर्सनली अगेंस्ट इट। ओके जी, आई एम पर्सनली अगेंस्ट इट, एंड मेरे बहुत सारे स्कूल्स जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मेरे इख्तलाफात भी हो जाते हैं, बिकॉज दे वांट कि मैं उनको ये बोलूँ कि नहीं बिठा दो, अब तो एज हो गई है, बिठा दो, एंड मैं वो नहीं बोलती हूँ, बिकॉज पर्सनली इफ आई डोंट बिलीव इट, वो बच्चों को अगर नुकसान दे रहा है तो मैं वो पेरेंट्स को सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं एक्चुअली उनको बोलती हूँ कि ये बच्चा इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं है, आप ले जाओ, जब प्रिपेयर्ड हो तब लेकर आओ। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, लाइक ये नो, अब बच्चे डेवलप हो गए हैं बहुत जल्दी, और पेरेंट्स की एब्सेंस उनको जब बच्चा ये समझ जाए कि बिना इमोशनली स्ट्रेस में आए वो पेरेंट्स से दूर रह सकता है, तब आपको करना चाहिए। सो उसको विलिंगनेस अंदर से आनी चाहिए, उसको आपके ऊपर भरोसा बैठना चाहिए। जिन बच्चों की मम्मी या पापा छोड़ के बाहर चले जाते हैं अकेले, उनको दादी नानी के पास, या झूठ बोल के चले जाते हैं, या आप समझ रहे हैं वो एक्सपीरियंसेस उनको होते हैं ना, तो वो बच्चे ट्रस्ट नहीं बिल्डअप करते हैं, तो फिर वो उनको सेटलिंग इशू आते हैं। दूसरा बहुत बार आप
छोटे बच्चों को देखेंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो किसी की भी गोद में चले जाते हैं, हाँ, है ना? हाँ, हम उसको प्रेज करते हैं, हाँ कि ये तो अच्छा है, अच्छा सबसे बच्चा घुल है। मिल जाता है। एंड कुछ बच्चा है जो स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाता है वो रोने लगता है फौरन। और उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। अब उस एज के बच्चे में अच्छा और बुरा बच्चा कैसे हो सकता है? जबकि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो वो बच्चा जो रो रहा है उसकी माँ ने उसको सही इमोशनल अटैचमेंट दिया है कि द चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस नोन एंड अननोन टच, सिक्योरिटी पता है जी। एंड द चाइल्ड हु इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सिक्योरिटी, उसको कोई भी उठा रहा है वो एक्चुअली फिजिकली इमोशनली कनेक्टेड है नहीं, उसको स्ट्रेंजर और अपनेपन के टच में फर्क नहीं पता चल रहा। एग्जैक्टली। तो ये मतलब अच्छी चीज है कि अगर आपका अच्छी बच्चा चीज है कि वो सिक्योर है, उसको पता है मेरी सिक्योरिटी किस हाथों में है, किस टच में है, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ टच ही पता चलता है उनको, और कोई पता नहीं। तो कोई स्ट्रेंजर के हाथ में जाके अगर बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा है तो देयर इज एन इशू विद द पेरेंटिंग स्टाइल, द अमाउंट ऑफ टाइम आप उसके पीछे डाल रहे हो। मतलब यू आर नॉट गिविंग दैट अफेक्शन जो उसको मिलना चाहिए, उसको वो कंफर्ट ही नहीं मिल रहा है, उसको हर जगह वो चीज नॉर्मल लग रही है। एग्जैक्टली। तो जब तक हमें ये नहीं हम श्योर हो जाएं कि बच्चे को स्कूल का एनवायरनमेंट अभी सिक्योर लगेगा, तब तक हमें स्कूल नहीं भेजना चाहिए। बेच के फायदा भी नहीं है ना, फायदा भी नहीं है, वो ट्रॉमेटाइज रहता है बच्चा, वो कुछ नहीं करता है। कुछ वर्किंग मदर्स हैं जो अपने बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, लेकिन अभी वो वर्किंग है तो इतना ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं है, तो वो उस चीज़ को किस तरह से मैनेज करेंगे? मतलब बच्चों के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो और उनका प्रोफेशनली भी कुछ वो लैक ना करे। देखिए, टाइम जैसे आपने पहले ही कह दिया, क्वालिटी टाइम जो बिताओ वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। प्लस मेरा बहुत फर्म बिलीफ है कि एज अ मदर आप इरिप्लेसेबल हो, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी प्रायोरिटी बच्चे होने चाहिए जी, क्योंकि वो एक अमानत है अपने पास। तो ऊपर वाले की अमानत में खयानत करके तो कहीं सक्सेस नहीं मिलेगा, मेरा ये मानना है। सही है। तो प्रोफेशनली चीजें ऊपर नीचे होगी तो लार्जर इम्पैक्ट नहीं है, आपकी जगह दो दूसरे मिलेंगे वो चीज करने वाले। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई तो यहाँ कोई फायर फाइटिंग नहीं है, तो टेक पॉज जब जरूरी है। इफ यू फील कि आपके बच्चे को जरूरी है आपकी प्रेजेंस, डायर सिचुएशन हो तो आप करियर को वो दो, वरना टेक अ ब्रेक, रिड्यूस, प्रायोरिटाइज कर दो बच्चे को, एंड देन अदर थिंग्स। ये करिए, क्योंकि क्या होगा उसके जो इम्पैक्ट होंगे ना वो लेकर भी आप काम नहीं कर सकते। उसमें भी फिर आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा, लगा रहेगा तो नहीं मिलेगा। सो वो अनडिवाइडेड अटेंशन अगर नहीं दे पा रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से आपको काम कम कर देना चाहिए। ये तभी कर सकेंगे जब आपका मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है आपके प्रोफेशन को लेके। एग्जैक्टली, वो तो वहाँ आपकी नियत में आ जाएगा कि आप नियत क्या है आपकी। इज इट ओनली फाइनेंसेस एंड मटीरियलिस्टिक, और यू नो बीइंग अ पर्सन जो कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहा है। जहां हमको प्रायोरिटी के अभी मेरा बच्चा उस चीज को नहीं सेटल कर पा रहा है, तो फिर नहीं है, फिर मेरी प्रायोरिटी वो है क्योंकि उसके लिए मैं ही हूँ जी। बाहर तो रिप्लेसमेंट्स है, घर पे नहीं है। बच्चे को दूसरी मदर नहीं मिलेगी, स्कूल को दूसरी टीचर मिल जाएगी एक साल के लिए। सही है। मैम आपकी जर्नी है ना काफ़ी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। तो मैम आपकी लाइफ से आपका सबसे बड़ा लेसन क्या है? तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपने सीखी हो अपनी ज़िंदगी से, कोई एक लेसन आप शेयर करना चाहें? ये जो मैंने सीखा ना कि यू आर इरिप्लेसेबल एट योर होम, ये मेरा बहुत बड़ा लेसन है, बिगेस्ट लेसन। एंड अनदर थिंग आई विल से इज अपने आप को प्रायोरिटी दो। हाँ, ये टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है, बाकी सब अपने आप होगा। ओके। तो नेग्लेक्टिंग हमारी खुद की physical health is something that I've learned that you should not do. You should not do. So all body भी तो अल्लाह पाक की अमानत है। Yes, all those working people जो जा रहे हैं या प्रोफेशन शुरू कर रहे हैं या उसमें जा रहे हैं, मैं बोलूँगी एवरी डे कुछ टाइम अपने लिए निकालें, क्योंकि वो गलती करने के बाद हम उसको रिवर्स नहीं कर पाते हैं। तो वो गलतियाँ मैंने की है, उससे मैं जो भी मिलता है मैं उसको ये चीज़ बोलती हूँ,
अपना हेल्थ फर्स्ट, देन बाकी सारी चीजें। तो वो एक जोश होता है ना उस वक्त, अपन बोलते हो जाता है, लेकिन वो बॉडी तब साथ दे रहा होता है। आफ्टर अ सर्टेन एज फिर वो उसकी इफेक्ट्स यहाँ दिखती हैं। तो वो मिस्टेक्स मैंने की हैं एंड आई एम फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। तो मुझे जो भी यंगस्टर्स मिलते हैं हु आर स्टार्टिंग देयर करियर प्रोफेशंस, मैं उनको ये सलाह देती हूँ कि नो, योर हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी और बाकी सारी चीजें बाद में। तो फिजिकल हेल्थ के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। यस। खुशहाल जिंदगी के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए एक एडवाइस अगर आप देना चाहें तो? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, दैट शुड बी योर बेस लाइन। सो मेक एफर्ट ऑफ व्हाट यू कैन डू एंड लीव रेस्ट for Allah subhanahu wa ta'ala. Exactly. The moment you start controlling everything, frustration built up होता है और फिर वो सारी चीजों पे निकलता है, फैमिली में भी, प्रोफेशन में भी। You have to do your best. बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, जो हो रहा है उसको होने दो। फिर आपको मेंटली यू आर एट पीस। मैंने डिसीजन मेकिंग सही चीजों को दिमाग में रख के किया, उसके रिजल्ट्स अब अल्लाह ताला देख लेगा। सो डू दैट। मत उसको अपने सर पे लो कि एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट, ये वो नहीं। मैं उस सिचुएशन में ये दिस इज मैक्सिमम आई कैन डू। मैम, हमारी यूथ को अगर आप एक एडवाइस देना चाहें यंगस्टर्स के लिए? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक, नॉलेज इज द बिगेस्ट टूल। सो पढ़ाई का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। डेवलप अ स्किल जो किसी और के पास न हो, या जो भी स्किल आप कर रहे हो इट हैज टू बी एट द टॉप मोस्ट लेवल। जी, एक्सेलेंस होना चाहिए एंड समथिंग दैट यू कैन डू एंड नोबडी अराउंड यू कैन डू, यू कैन, राइट। दूसरा, हर साल अपने आप को एक चैलेंज दीजिए। सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड लर्न न्यू थिंग। लर्निंग का हमेशा स्पेस रखिए जी। आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी नया सीखिए। दैट विल कीप यू फ्रेश, दैट विल कीप यू लाइव। मोनोटोनस के भी डिग्री हो गई, हम ये इसमें हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, हम ये कर रहे हैं, अब नया क्या। सो एक नयापन अपनी लाइफ में होना चाहिए। स्किल हमारे पास होनी चाहिए, नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। नॉलेज जब आप लेने जाओ ना, तो प्रोफेशन को दिमाग में रख के मत लो। ये हमारे यंगस्टर्स है ना, बहुत गलती करते हैं। मेरे मार्क्स जिसमें अच्छे आए ना, वो फील्ड में आगे चल। नो, आपको जो पसंद है उसको करो। सही, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं इसलिए साइंस पढ़ना है, नहीं। अगर आपको मार्क्स अच्छे आने के बाद आपको पढ़ना लैंग्वेज है तो पढ़ो लैंग्वेज, है ना। तो ये मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा। मेरे पूरी फैमिली में आई एम दी ओनली पर्सन विथ ह्यूमैनिटीज। So people were like, and with good percentage in 10th, जहाँ मेरिट में मुझे हर जगह एडमिशन मिल सकता था, वहाँ I chose humanities, right? So everybody was like, science नहीं. And my father said, you want to study humanities? I said yes. Go ahead. Go for it. क्या मार्क्स आए लेना देना नहीं है मुझे। आपको पढ़ाई के लिए करनी है और फिर रास्ते खुलते जाएंगे। Then you will excel in what you are doing. हाँ, exactly. अभी क्या कर रहे हैं, जो है उस सिचुएशन में क्या है वो कर लो। फिर ढूंढते तो देयर आर पीपल जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और फिर उनको समझ आती है कि मुझे तो ये करनी नहीं है, मुझे तो यहाँ जाना है। So those 5 years are wasted. Exactly. So yes, that guided. Have a mentor. Mentors नहीं है हमारे पास। बच्चों को मेंटरशिप में डालना चाहिए कि दे शुड बी अटैच टू वन पर्सन हु इज एक्सपीरियंस एनी फील्ड, जिससे वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें डिस्कस कर सके और गाइडेंस ले सके। तो मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे पास होना चाहिए। फॉरेन स्कूल्स में बहुत अर्ली एज से मेंटरशिप शुरू कर देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज 5-6 चिल्ड्रन। फिर उनको क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, क्या नहीं करनी है, वो उस मेंटर का काम है। उसके आउटसोर्सिंग का, रिसोर्सिंग का काम हो। तो मेंटर्स अवेलेबल नहीं है। सो मेंटरशिप अगर प्रोग्राम्स अपन कर सकें और यूथ अपने लिए कोई मेंटर्स चुन ले कि भाई यू गाइड भी हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो बहुत आसानी से वो उस चीज में जा सकेंगे, गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।